जी, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर श्लोका ठक्कर। इनका इनीसेट जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है एम्स के अंदर या पीजीआई के अंदर, जिपमर के अंदर एमडी करने के लिए, उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 3 है। और आज जब मैं इनसे बात करूँगा, मैं कुछ एक ऐसी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जिसके बारे में आज तक इतनी बात नहीं हुई है। हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान का ज़्यादातर यूथ कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम दे रहा है। उस मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमें पता हो तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कई साल तक मेहनत करते रहते हैं बिकॉज़ उनको वो एक क्रिटिकल चीज़ नहीं पता कि वो एमसीक्यू एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम डॉक्टर श्लोका के साथ विल डिस्कस एंड फाइंड आउट उनके दिमाग के अंदर, विल ट्राई टू गेट इनटू हर हेड एंड फाइंड हाउ शी थिंक्स and what makes her the high achiever that she is. So Shloka, सबसे पहले congratulations on getting such a wonderful rank in such a prestigious exam. Thank you so much, sir. तो कैसा फीलिंग आ रहा है कि मैंने इस इतना मुश्किल पेपर था, इनिसेट था, एम्स का एग्ज़ाम था, कैसे मतलब लगा कि यार अब मैं उसमें टॉप 5 में आ गई? पहले तो इट वाज हार्ड टू बिलीव, मतलब मिनिमम 10 बार तो चेक किया होगा अलग अलग डिवाइस से पीडीएफ्स डाउनलोड करके, एंड देन फाइनली जब स्कोर कार्ड रिलीज हुआ वो डाउनलोड किया, फिर ऐसा विश्वास आया कि नहीं, नाउ आई कैन डिक्लेयर यही रैंक है. सो हाँ, नाउ आई एम कम टू टर्म्स विद इट, बट इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. श्लोका, जब मैं आपकी उम्र में था ना, और जब मेरा पीजी का एग्ज़ाम दे के आया था, और मैंने ना, मेरा ऑल इंडिया 4 रैंक था, मैंने जब उस समय अपना पेपर दिया, जब मैं पेपर दे के आया और मेरे जूनियर मेरे से बात कर रहे थे या मेरे दोस्त बात कर रहे थे, उन्होंने बोला क्या पढ़ा? सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बहुत बड़ी बड़ी किताबों के नाम बताऊंगा, और ना मेरे लिए बड़ा ही एक मुश्किल का समय था क्योंकि मैंने उतनी बड़ी किताबें पढ़ी नहीं थी। तो उस समय मेरे से जो कोई पूछता था, मैं कहता था यार इतना नहीं पढ़ना होता, कम पढ़ना होता है, जो कि शायद आज भी डैम्स का प्रिंसिपल है। मैं बोला इतना नहीं पढ़ना होता, कम पढ़ना होता है, इससे बन जाएगी बात। तो लेकिन जो मेरे दोस्त थे, जूनियर थे, वो कहते सारा एरोगेंट है, ये बता नहीं रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत कैंडिड, क्योंकि कैंडिड पॉडकास्ट है हमारा, बिल्कुल डायरेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने एमबीबीएस में कितनी टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, कितना परफेक्ट पढ़ा था? आई थिंक इससे थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज होगी, बट नहीं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स मैंने सिर्फ, आई रियली लव रीडिंग रॉबिन्स. तो मतलब उसकी इमेजेस इतनी अच्छी है, और वो उसका पता नहीं, उसका रिटेंशन भी है. मुझे आज तक याद है मैंने क्या पढ़ा था रॉबिन्स में. पार्क पढ़ा था क्योंकि न्यूएस्ट गाइडलाइंस तो उसी में होती है. बाकी मोस्टली मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि जो हम कोचिंग क्लासेस करते हैं, डैम्स है, तो वो लोग फैकल्टीज ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में से बेस्ट चीज़ें तो दे रखी है नोट्स में. तो जो मैंने दोनों ने की है, व्हाई शुड आई डू इट अगेन? आई कैन जस्ट वो उसको नोट्स को 2 बार पढ़ो. इससे अच्छा, दैट इज बेटर देन रीडिंग द बुक वंस एंड फॉरगेटिंग हाफ ऑफ इट. और मुझे ऐसा लगता है कि एमबीबीएस के अंदर ना, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपके हिसाब से? रॉबिन्स. मेरे हिसाब से भी. मुझे लगता है कि अगर एक बीमारी का पैथोफिजियोलॉजी हमें पता चल जाता है, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और उसका बेसिक्स के अंदर हो क्या रहा है अगर एक बार हो जाए ना, तो सारी चीज़ें, इमेजिंग में क्या मिलेगा, दवाई क्या देनी है, क्यों देनी है, सब कुछ क्लिक होना शुरू हो जाता है. डे वी नो के जैसे अब आपको याद हो श्लोका, जब हम डीवीटी में बात कर रहे थे, तो हमने वैसे किया कि अगर इन्फ्लामेशन है तो रेडियोलॉजी में ऐसे दिखेगी. अब वहीं से अपन आगे चल सकते हैं, ऐसी दिखेगी तो ट्रीटमेंट ही होगा. हाँ. तो क्या हम ऐसा माने कि एमबीबीएस के अंदर जो बच्चे अब रॉबिन्स नहीं पढ़ रहे, वहाँ गलती है? मुझे लगता है कि रॉबिन्स बड़ी विजुअल मेमोरी देती है. मुझे मेरे टाइम पे याद है जब मैंने पढ़ी थी, तो ऐसा था कि दिमाग में तस्वीर बन गई थी. अभी भी उसकी बहुत टिपिकल हिस्टोपैथ इमेजेस है, तो वो याद है. एंड चांसेस है कि वो जो पीजी एंट्रेंस है वो लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ही देंगे. तो आई थिंक रॉबिन्स तो एक, एंड दैट इज अ डूएबल थिंग. इतना ऐसा हैरिसन जैसा नहीं है कि हजारों पेजेस की बुक है. यू कैन डू इट इफ यू वांट. सेकंड ईयर में हो जाएगा, वैसे भी 1.5 साल का होता है. सो आई थिंक यू कैन डू दैट. तो सर, मुझे क्या लगता है, जो ये एमसीक्यू एग्जाम है, इसमें हर क्वेश्चन में 4 चॉइस हैं, हाँ. एंड ईच चॉइस बीइंग द आंसर वुड हैव अ 25% प्रोबेबिलिटी. यस. और मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे बच्चे, और ये बात मैं चाहता हूँ आज हम आपके से भी समझने की कोशिश करूँगा, कि बहुत सारे बच्चे पेपर में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. दे टेक मेकिंग टू कॉम्प्लेक्स. वो तैयारी को भी बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज खरीद लेते हैं, जो भी कुछ मिल रहा है, जितने भी वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा हैं वो ले लो ले लो ले लो, टेलीग्राम पे ये लो इकट्ठा. हाँ. तो मेक इट टू कॉम्प्लेक्स. एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम जहाँ किल करना है, इट इज़ ऑल अबाउट आउट ऑफ दोज 4 विच इज़ द आंसर, विच 3 आर नॉट द आंसर. और उस समय वो किल की जगह वो सोचते हैं ये एम्स वाले पूछ रहे हैं, कुछ हाँ. हाई फाई होगा, एंड दे पिक द रॉन्ग आंसर. एंड इस बार भी हमने देखा, और ऑलमोस्ट हर बार हम देखते हैं कि कुछ एक मार्क्स फर्क होने से हजारों रैंक फर्क हो जाती है, डेफिनेटली. एंड देन यू एंड अप गेटिंग सेल्फ डाउट.
हाँ। तो क्या आपके पास ऐसा कभी फेज आया कि आपको लगा कि ये पेपर के नाम को सुन के या एमसीक्यू सुन के आप ज्यादा ओवरवेल्म होके गलतियां कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ? डेफिनेटली ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है एंड आई थिंक वो मेरी फाइनल एग्जाम में नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई कुड अचीव दिस रैंक। मैंने मॉक में भी ऐसा किया हुआ है कि आईडी सेट मॉक है तो हाँ डेफिनेटली इतना इजी तो कौन पूछेगा, ये सोच के आई साइक्ड माई सेल्फ इनटू चूजिंग द रॉन्ग आंसर। और आई हैव हर्ड सम फैकल्टी से दिस एंड वो बहुत सही है कि हम ऐसा बोलते हैं 50-50-90 रूल है कि 2 ऑप्शन तो रूल आउट हर कोई कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि 2 ऑप्शन है 50-50 चांस है तो कर लेंगे 50% चांस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट। 50-50-90 is like when you have a 50-50 chance of getting, there is a 90% chance that you'll choose the wrong answer. तो आई थिंक वो रूल वेरी वेरी वैलिड है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो डोंट ट्राई टू थिंक विद दैट सेम सब्जेक्ट, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि यू आर स्टक एट दैट क्वेश्चन। कोई दूसरे सब्जेक्ट की कोई रैंडम मेमोरी यूज करके ट्राई टू सॉल्व इट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आर सपोज टू बी टेकन एट द फेस वैल्यू। हो सकता है ऐसा आप ऐसे सिंपल सोच के 2-3 क्वेश्चंस गलत कर दो पर सामने 10-12 क्वेश्चंस बच जाएंगे इससे, तो ये अच्छा है। आई थिंक यू शुड टेक इट वेरी सिंपल अप्रोच व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैं कैसे करता था जब मैं कोई भी एमसीक्यू करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ पहले इसमें से क्या ऐसा है जो मतलब क्लियरली आउटलायर दिख रहा है कि आंसर नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि ये दवाई तो 100% मरीजों को ट्रीट करती है, हटा दो। ऐसा तो होता तो भगवान बन गए होते भी, हटा दो। 3 रह गए। तो उसके बाद में 2 पे आने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, जो आप कह रहे हो लगभग कि 2 चॉइस हैं। नाउ वी आर एट 50-50%। अभी गेस नहीं मारना, नहीं तो गलत को पकड़ोगे। अभी गेस नहीं मारना, वी नीड टू यूज सम लॉजिक, नॉट नेसेसरली फ्रॉम मेडिसिन। अगर मेडिसिन का एमसीक्यू जरूरी नहीं हो सकता है पैथोलॉजी से, हो सकता है उसके वर्ड्स के ऊपर, हो सकता है लैंग्वेज से, किसी और स्किल से। इस जो प्रोबेबिलिटी है उसको टाइट्रेट करके 60-40 70-30 बनाना है, फिर किल करना है। डोंट किल एट 50-50, यू विल गेट इट रॉन्ग। और शायद ना मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और एलेबरेट करो। बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर सारे टॉपर बोलते हैं एजुकेटेड गेस मारो, एजुकेटेड गेस मारो। सर मैंने मारी और मेरे सारे गलत वाले आ गए। मैंने जो 2 में से मार्क किए वही गलत निकले, because you are marking 50-50. Yes, this I've heard Dr. Deepti ma'am say that 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, या फैक्चुअल होगा या कंसेप्चुअल होगा। तो फैक्चुअल होगा ना, जस्ट गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, और वो इंस्टिंक्ट विल जस्ट लास्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, देन योर कॉन्शियस माइंड विल टेक ओवर एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड क्लूज इन द क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है देयर इज अ like 80% चांस दैट इफ यू मार्क योर इंस्टिंक्ट यू विल बी राइट, पर अभी क्लिनिकल स्टेम दी हुई है तो there is a chance that every word helps you to rule out the other 3 options. तो उसमें read the question 1 time, 2 times, 5 times, 10 times. उसमें there is a chance कि if you reread the question you can change your answer. पर factual में change मत करो, go with your first instinct, mostly सही होगा। और एक चीज़ और मैंने देखी कि उसका नाम है कीवर्ड। मैंने क्या देखा कि जो भी हाई अचीवर्स हैं किसी भी प्रकार के एमसीक्यू एग्जाम में, चाहे स्कूल लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, आईआईटी लेवल पे, हर जगह पे वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, they have the gift or they accumulate this gift by practice कि जैसे वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उनके कीवर्ड उसमें से बाहर निकल हो जाते हैं। हाँ। मतलब they have this ability कि they are able to see the keywords, and some people are, it's like art of reading also, मतलब how you read a question and they are able to see it, जैसे हाईलाइट होके आ गए and then they know what is the key। एंड जो दूसरे बच्चे होते हैं जो उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए होते उस बाई चांस उस एग्जाम के अंदर, वो कीवर्ड मिस करके आ जाते हैं। हाँ। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो व्हाट डू यू सी, मतलब डिस्क्राइब करो उस वर्ड्स को। मतलब सर मैं तो ऐसे बहुत लंबा क्वेश्चन था, आई स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लास्ट लाइन, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग से करो 65-year-old मेल पेशेंट और फिर 4-5 लाइन का क्वेश्चन लास्ट तक पहुंचेंगे, यू विल फॉरगेट उसको हुआ क्या था। तो आई स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। अभी उसमें ही बोल दिया है कि क्या बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स ज्यादा है बोन मैरो में, तो इट्स अ केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। उसमें ही दिया है क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो मल्टीपल माइलोमा। अभी उसमें 65-year-old मेल से चालू करोगे, उसका 5 लाइन का क्वेश्चन आप भूल जाओगे लास्ट टाइम कि बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो आई थिंक लास्ट लाइन पढ़ो, फिर जस्ट सी द क्वेश्चन रादर देन रीडिंग इट। तो उसमें से यू विल सी कैल्शियम रेज्ड, यू विल सी द रीनल फंक्शन डिरेंज्ड, तो उसमें से हो जाएगा। फिर अगर एक बार ऑप्शन मार्क कर दिया, यू हैव समथिंग इन माइंड, हाँ एक बार चेक कर लो, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर
उससे दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी आई थिंक। एक मेंटल अंडरलाइनिंग करते जाते हैं, मुझे हाँ, लगता है टॉपर ना, व्हेन दे हाँ, रीडिंग लास्ट लाइन से शुरू करते हैं, फिर लंबे क्वेश्चन के अंदर मेंटली अंडरलाइन कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट आ गया इसलिए ये, एंड दे आर रूलिंग आउट साइड बाय साइड, हाँ, इंस्टेड ऑफ कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से सोचेंगे फिर वापस आएंगे, वो पैरेलल चल रहा होता है तो उनका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो पाता है। यस डेफिनेटली। एक और चीज़ बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करते हैं, दे लाइक टू प्ले कॉम्पिटिशन्स अदरवाइज ऑल्सो, मतलब उनको लगता है कि अपने आप को चैलेंजेस को एक्सपोज करें। जैसे मतलब आई नो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस विद यू कि आप जब ग्रे मैटर के अंदर आए, आप उतना अच्छा खेले हमारे साथ भी, एंड डैम्स की क्विज के अंदर भी, और वैसे भी आप एक एविड क्विजर भी हो। मैं भी जब मेरे टाइम पे मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था तो अपने आप को टू एक्सपोज टू अ एमसीक्यू विदाउट चॉइसेस, हाँ, आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ क्विजेस। और मुझे क्या लगता था कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिना चॉइस के बता पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बाद में भी बता करेक्ट पाऊंगा। आंसर है वो। और दूसरा, मुझे क्विज में मतलब थोड़ा पैराडॉक्स है, मुझे क्विज में एमसीक्यू से ज़्यादा मजा आता था। तो इसका मतलब हाउ डू यू डेवलप दैट क्विजिंग माइंडसेट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? क्विजिंग माइंडसेट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक तो आपको जो एड्रेनालिन रश मिलेगा एग्जाम हॉल में, यू वोंट बी कंप्लीटली काम। आप कितना भी ट्राई कर लो, जो भी कोई बोल दे, आप like when you are giving an exam in the comfort of your home, that will definitely be different from what you'll be giving in the exam hall. The quizzing will give you that kind of simulation. Plus quizzing is like a game and you have a lot of competitors, तो उसमें ऐसा भी होगा कि if you perform bad, मतलब लोग देखेंगे, सो यू आर सपोज टू एक्चुअली रीड फॉर इट एंड गिव द क्विज, एंड उसमें टाइम लिमिट होता है, तो यू कैन टेस्ट योर इंस्टिंक्ट्स बाय दैट, कि उसमें ऐसा है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ सोचने के लिए। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। प्लस मुझे वो फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता था, वो जो कनेक्ट वाले क्वेश्चंस है, जो जम्बल्ड अप क्वेश्चंस है, लास्ट में डायग्नोसिस एक सिंगल देना है, तो क्विजिंग वाज अ मेजर 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 पार्ट ऑफ माय जर्नी। मुझे ऐसा लगता है कि क्विज में जो ऑडियंस आ गए, तो does that make it like a theater now? You know, it's a mental theater that you know you have to perform. An audience is there. You answer. You'll hear the clapping Yes, immediately, yes. and that instant feedback is coming on from the quiz master also. Yes. Was very good, wrong, right, Yes. and other people are answering. You can see it happen. What you are unable to see in the competitive exam. Competitive exam है, ये बाद में पता चलेगा। हाँ, क्या अपन किया? साइलेंस में खेल रहे हैं, जैसे पिक्चर की शूटिंग हो रही है, पिक्चर बन रही है, पता नहीं ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। वहाँ क्विज में सामने के सामने दिख रहा है, स्कोर बोर्ड भी टिक कर रहा है। स्कोर बोर्ड में दिख रहा है, ऑडियंस में से लोग आंसर चिल्ला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और वो हो सकता है गलत नर्वसनेस आंसर। भी हो रही है, नए कॉलेज में गए हो सकता है कभी कभी लोग हूट भी कर दे कि ये हाँ। मेरे कॉलेज के बच्चे नहीं होम हैं। कॉलेज में तो वो लोग चीयर करेंगे, दूसरी कॉलेज में जाओगे तो हूट करेंगे, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो क्विजिंग आई थिंक इट शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स जर्नी। वो अब मेमोरेबल भी होगा अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक बेनिफिट्स। डैम्स का ग्रे मैटर कैसा रहा था एक्सपीरियंस? Those two gray matters, they were my favorite quizzes in my entire quizzing career. तो पहला वाला मैं फाइनल ईयर में मैंने दिया था, तो वो तो ऑनलाइन था, पर उसमें भी इतना थ्रिल था। द टाइमर इतना, they were like 10 9 8 7 कंटिन्यूस टाइमर चालू था, प्लस द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट इंडिया। बाकी ऑफलाइन क्विज होता है तो हो सकता है कुछ लोग ना आ पाए, तो उसमें मजा आया था। और उससे ज्यादा मजा यहाँ पे जब दिल्ली में हुआ था मेरी इंटर्नशिप के टाइम, तब हम आपको और दीप्ति मैम को भी मिले थे, तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर अस। और थ्रिल तो डेफिनेटली ज्यादा था ऑनलाइन क्विज से। फेस टू फेस क्विज के अंदर अलग ही मजा है। हाँ। और श्लोका, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे इस सब के अलावा मैं जब मैं खुद पढ़ रहा था, तो मैं जब पीजी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा था कॉलेज में, थोड़ा लॉस्ट हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करें, एंड इट्स लिटिल ओवरवेलमिंग। एंड आई हैड अ फ्रेंड जो मेरी तरह पढ़ता था, उसके साथ एक मतलब कई बार ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनकी पढ़ने की स्पीड या पढ़ने का मेथड हमारी तरह का होता है, और एक ग्रुप सा बन गया, और फिर हम एक साथ पढ़ना शुरू हो गए, और बाद में उसने भी राइम निकाली, मैंने भी निकाली। तो क्या आपका ये मानना है कि ये जो ग्रुप बनना है ये भी क्रिटिकल है? हाँ सर, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर हमने डिसाइड किया है कि इस वीक ये सब्जेक्ट हमने फेस टू फेस में पढ़ा है तो इस वीक तक ख़त्म करना है, तो फिर अभी नहीं हुआ तो वी यूज्ड टू एक्चुअली टीज ईच अदर कि क्या तू नहीं कर पाया, मैंने तो कर लिया। तो ये थोड़ा प्रेशर भी बनता है, थोड़ा मज़ा भी आता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, तो आई थिंक सिलेबस भी हो जाएगा एंड यू वोंट बी बोर्ड डूइंग इट, यू वोंट फील अलोन, क्योंकि सब लोग उसी फेज से गुजर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव अ स्टडी ग्रुप। आप जब डैम्स अहमदाबाद में पढ़ रहे थे, तो आप उस समय पे फेस टू फेस क्लास में आगे बैठते थे कि पीछे बैठते थे?
Actually, one of us used to go. We used to take turns. सीटें रोकते थे आप सीट रोकते थे पीछे के. पीछे की During the face-to-face time, we used to sometimes even have snacks. If we are tired, ठीक है, अभी ये 2 घंटे की continuous class attend की 5 मिनट snacks कर लिया, फिर we went back to attending the classes. तो ऐसे मजा आता था, नींद कम आती थी and we could focus more. तो मुझे लगता है कि वो जो एक माहौल होता है पढ़ने का कि हम क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, दोस्त भी पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ खा लिए, बीच में मस्ती कर ली, बीच में टीचर ने कुछ बोला उसमें हंस भी लिए, कुछ टीचर ने बोला उसका अलग मतलब निकाल के और हंस लिए ये क्या बोल गया, एंड यू नो वी कीप प्लेइंग विद द गेम बिकॉज वी आर सिटिंग इन द बैक बेंच बट वी आर फोकस्ड. हम ऐसा नहीं है कि बैक बेंच में लेकिन हारने वाले नहीं, जीतने वाले प्लेयर हैं लेकिन बैठे पीछे हैं. और एक दूसरे को कभी भी नेगेटिव नहीं कहा, सबको पुश किया तो पढ़ने के लिए पुश किया, पढ़ने के लिए. ये नहीं कि कहाँ फंस गए या क्या कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा एक्चुअली ऐसे अगर किसी को थॉट्स आते हैं तो फिर दूसरा डांट के बैठा देगा, ऐसा नहीं सोचना है. अभी सिर्फ इतना ही बाकी है, लास्ट ला पे पढ़ लो. लेकिन अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा आ जाए जो इस तरह का ही हो तो क्या करें, जो नेगेटिव पुश करे, क्या करें? उसको डांट देने का. ना माने तो फिर ठीक है, अभी उसका स्कोर आएगा, 1-2 बार कम आएगा, अपने आप सुधर जाएगा. हाँ, या फिर उस ग्रुप का भाग ना रखा जाए. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को इकट्ठा कर लेंगे अपने आसपास, एक ना वी बिकम दी, जैसे हमारे आसपास के 5 लोग होंगे उसकी एवरेज हम भी बन पाएंगे. हाँ. अगर हमारे आसपास सारे ही हाई सीकर हैं, जीतना चाहते हैं, तो अपन भी वैसे बन जाएंगे. हाँ. सारे बोले हारना 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 है तो श्लोका भी पीछे खिंच जाएगी कि यार सभी तो हार रहे हैं, मैं भी. मतलब तो जीतने के लिए हमें आसपास मतलब जो अपने जो मतलब आप एक सपोज एक एयरप्लेन जा रहा है तो जो आसपास जो दूसरे एरोप्लेन उसको साथ में अकम्पनी कर रहे हैं वो भी तो पॉजिटिव थिंकर होने पड़ेंगे. पॉजिटिव. अभी ऐसा था कि इंटर्नशिप में वी यूज्ड टू गेट टायर्ड अ लॉट. अभी पूरा दिन ड्यूटी की है तो और वी यूज्ड टू रीड इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी. हमारी ऐसे फिक्स सीट्स हुआ करते थे, हम सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठते थे 1-2 टेबल के आसपास और हम ऐसा फिक्स टाइम डिसाइड करते थे कि आज अभी 5-6 बजे तक थी तो थक गए, ठीक है, कल सुबह 7 बजे हम लोग इधर मिलेंगे और जो नहीं है उसको कॉल करके बुलाएंगे, कहाँ है तू, ऐसा. तो आई थिंक वो ऐसा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है. और फिर पूरा दिन पढ़ लिया तो वी कैन गो आउट टू हैव डिनर एज अ रिवॉर्ड ऑफ द फुल डे ऑफ स्टडिंग. तो ऐसा ग्रुप हो और एक अकाउंटेबिलिटी हो, यू कैन इवन हैव फन एंड ऑल ऑफ अस अचीव्ड गुड रैंक्स इन दैट. मैं जब आपकी बात सुनता हूँ ना मुझे अपना टाइम याद आता है कि जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहा था, मेरे 2 फ्रेंड थे, हम पढ़ते थे. हम क्या करते थे कि क्योंकि लाइब्रेरी हमारे थोड़े घर से दूर थी तो हम हमारे घर पे एक बेड पे सारी किताबें फैला लेते थे कि मतलब ये सब, जैसे आज अगर सपोज हमने कार्डियोलॉजी पढ़नी तो कार्डियोलॉजी की कुछ भी चीज़ देखनी पड़ सकती है तो उसकी पैथो की फार्मा की सारी किताबें उसके मंजे पे हमने फैला लेते थे और फिर हम पढ़ते थे. और फिर पढ़ के फिर बीच में थक जाते थे, उठ के फिर चल कुछ खा के आते, फिर जाके खा के आए, मस्ती करके आए, वापस आए. और आखिर उसने भी रैंक निकाली, मैंने भी निकाली. और हमारे ना एक रूल था कि उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा रोता था, लेकिन ये मतलब हैरानी की बात है खासतौर पर पीएसएम के लिए. तो जब पीएसएम पढ़नी पड़ती थी ना तो मैं वो रोने वाला, ऐसा नहीं लड़की वाला, लड़के वाला जो रोना होता है ना, कि जो दिल्ली वाला रोना होता है ऐसे इसकी भाई ऐसे वो लगा रहता था. फिर उसने मुझे बोला, एक दिन टोका, कहता ये नहीं पढ़ेगा ना तो बहुत रोना पड़ेगा, पढ़ ले, मजे लेके पढ़. तो फिर हम ना ऐसे पढ़ते थे. उसमें ना पीएसएम में एक लाइन होती थी कि एक मच्छर जो है या मॉस्किटो कितनी दूर जाएगा. फिर ना उसका मैंने रट लिया आंसर फिर. हाँ, लेकिन उसको ऐसे, फिर हम कमरे में बैठे हैं, हम अपने मंजे पे किताबें पढ़ी, हम सोच रहे ये मच्छर अब देखते हैं कहाँ तक जाएगा. और वो सब कुछ हमने याद कर डाला फिर. मतलब हंसी में हमने पूरा खेल गए हम उसके अंदर. एंड फिर उसने भी टॉप रैंक निकाली, मैंने भी निकाली. मुझे क्या लगता है कि एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं, जिसमें क्विजिंग है, सही समय पे सही किताब पढ़ना, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना जितना ज़रूरत ही नहीं है पेपर के लिए, याद ही ना रहे फिर. है ना. और अच्छे ग्रुप होना, नेगेटिव थिंकर्स को हटाना. फिर आउटकम के बारे में कितना सोचते थे, मतलब ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि मेरे ये रैंक आएगी या अपन. नहीं, मैं नहीं सोचती थी बिकॉज फिर ऐसा होता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आउटकम चाहिए, अभी आप मेहनत तो वैसे भी करने वाले हो, आप एक्सपेक्टेशंस रखो या ना रखो, अभी आप ऐसे रखोगे कि मुझे टॉप 10 में ही चाहिए, मुझे टॉप 20 में ही चाहिए, एंड गॉड फॉरबिड यू डोंट गेट इट बिकॉज ऑफ लक और बिकॉज यू वर प्रेशर्ड ऑन द डे ऑफ एग्जाम, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम. तो मैंने एग्जाम देने के बाद भी आई वॉज नॉट होपिंग. जो भी मतलब फ्रेंड्स ऐसा बोलते थे कि कैसा गया, क्या रैंक एक्सपेक्टेड, आई वॉज लाइक आई जस्ट लेफ्ट इट अप टू डेस्टिनी ना, अभी जो भी आएगा देख लेंगे रिजल्ट के दिन.
तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट ट्राई योर बेस्ट। आपने अपना 100% दिया, लेकिन हाँ आई थिंक मंत्र यही है कि कोई भी हम एग्जाम दे रहे हैं, हम अगर अपना 100% करते हैं, अगर चाहे हम हारे या जीते, लेकिन हमें रिग्रेट नहीं होगा। हाँ, नो रिग्रेट्स। पेपर के बाद कैसा था कि मतलब मेरा हो गया, जैसा कर सकती थी ऐसा? नहीं, पेपर के बाद तो मेरा तो आई वाज लाइक कि मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें मैंने ऐसे गेसेस लिए थे, लकी गेसेस है, कोई फालतू लॉजिक अप्लाई करके भी गेस किए हुए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि करना तो है। एम्स ऐसा तो नहीं है कि एम्स से सिर्फ टॉप रैंक्स को मिलेगी अपने, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ प्लेइंग सेफ। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मीडियोकर रैंक्स लाने का कोई पॉइंट नहीं है एम्स में। जो करना है टॉप में ही करना है। तो फिर मैंने बहुत सारे ऐसे गेसेस किए थे, फिर मैं नीचे उतरी, आई हर्ड पीपल टॉकिंग, एवरीवन वाज लाइक PYQs और PYTs थे, एंड आई वाज लाइक किस एग्जाम के PYQ की बात हो रही है? मुझे इतने PYQs नहीं मिले। PYTs होंगे पर मल्टीपल करेक्ट्स करके पूछा हुआ था, एंड दैट ट्विस्टेड इट अ लॉट। और फिर एग्जाम रिजल्ट के दिन पता चला कि नहीं, इतना खराब नहीं गया था मेरा पेपर। तो परसेप्शन बाहर आके जो मैंने देखा वो गलत था। एग्जाम ना, मुझे ऐसा लगता है खाली पढ़ाई के अलावा लैंग्वेज का भी गेम है कि हाँ, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इट काइंड हाँ, मतलब कंफ्यूज कर दिया, ट्विस्ट आ गया ऐसा। तो जितना हम लैंग्वेज को भी कंट्रोल करेंगे, मैं क्या करता था मेरे टाइम पे, मैंने जो भी एग्जाम दिए, मैं हर एग्जाम में हर क्वेश्चन को पढ़ते समय अपनी भाषा में पैरेलल माइंड में हाँ, ट्रांसलेट करता रहता हाँ, था, सो दैट आई डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग, हाँ, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन एंटायर ऑफ माय लाइफ इन ऑल माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाँ। क्या आप ऐसा कुछ करते थे कि मतलब हाँ साइड में सर, सब ऐसा उसको? मतलब पहले तो जैसा आपने बोला ऑलवेज और नेवर वाले ऑप्शन को निकाल, तो ऐसे एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले। आई एम नॉट सेइंग 100% इट वर्क्स, बट 99% ऑफ द टाइम्स इट्स नेवर द आंसर। मेडिसिन में कुछ ऑलवेज नेवर नहीं होता है। फिर एक होता है कि ऐसा एक दो ऑप्शंस ऐसे होंगे कि जो बहुत लंबे होंगे, एंड आप उनको पढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये टेक्स्ट बुक की लाइन हो सकती है। अभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा ऐसा इंग्लिश वाला गैस मारना पड़ेगा। तो फिर ऐसा लगेगा तो जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। अभी PSM का कोई क्वेश्चन है तो उसका PSM में भी इंडिया जैसा कंट्री है, तो उसका ऑप्शन कभी भी आंसर ये नहीं होगा कि ये केमिकल यूज कर लो या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर दो। उसका आंसर होगा सोर्स रिडक्शन है, क्लीनलीनेस रखो, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ऐसा थोड़ा दिस इज नॉट 100% इफेक्टिव, पर ऐसा गेस करना है तो गो विद द सेफर ऑप्शन दैट यू फील। जो अगर हम उस क्वेश्चन को अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अगर हम बोलें, और जो उसको देख के जो सेंसिबल अप्रोच लग रही होती है, कई बार वही ठीक होती है। कॉमन सेंस से कर दो आंसर तो भी चलेगा। श्लोका, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मुझे ना वो दिन याद आते हैं जब पहले आप क्लास में होते थे, फिर आप DVT के अंदर जब पढ़ रहे होते थे, और मुझे ध्यान है DVT के अंदर जब टीचर जब पढ़ा रहे होते थे तो कभी लंबी क्लास भी चल जाती थी अहमदाबाद के अंदर, तो आप पढ़ भी रहे होते थे, खा भी बात भी कर रहे होते थे, मस्ती भी कर रहे होते थे। तो अगर मैं बोलूँ कि जो लोग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं आखिर में। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब अगर आप एक नेगेटिव अप्रोच रखोगे तो आधा एनर्जी आपके ऐसा जाएगा, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्यों ऐसा 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। पर आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा ट्रस्ट रखो डेस्टिनी पे। इन द एंड यू विल इवेंचुअली रियलाइज दैट इट वाज ऑल वर्थ इट। सारी स्लीपलेस नाइट्स, सारे ऑल नाइटर्स, सारे 12 आवर क्लासेस, इट वाज ऑल वर्थ इट। आखिर में कुछ कहना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, या जो भी कोई भी बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है और डर रहा है, उससे कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि वो डर इज़ परफेक्टली नॉर्मल। आप अगर ऐसा सोचते हो कि जो टॉप रैंक्स लाते हैं वो थ्रू आउट दे हैव अ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, दे नो दे आर गोना परफॉर्म वेल, ऐसा नहीं होता है। मुझे इतनी बार डाउट्स के फेजेस आए हैं। इवन एम्स एग्जाम के 2 दिन पहले आई वाज लाइक आई डोंट इवन नो इफ आई हैव कवर्ड दोज सब्जेक्ट्स इनफ, इफ आई एम इवन एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। पर नहीं, यू शुड ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। ऐसे फेजेस आएंगे, दिस इज कंप्लीट। ऐसा ना आए तो इसका मतलब कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। इफ यू गेट दिस, इट मीन्स यू केयर, एंड दिस इज परफेक्टली नॉर्मल एंड यू विल बी एबल टू डू इट। और आखिर में ना मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डॉक्टर श्लोका से हमने बात की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को डायसेक्ट किया। सिर्फ एक चीज़ सब बच्चों ने समझनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ज़िंदगी में जो भी जगह हम कुछ बड़ा चाहते हैं, और लोग भी चाहते होंगे, तो कंपटीशन तो आएगा बीच में। बस सिर्फ ये रखना है दिमाग में कि ये बाइनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ और भी आएंगी। उस माइंडसेट को रखेंगे, विदाउट आउटकम के बारे में सोचे हुए हम अपना 100% देंगे, नो रिग्रेट्स तक जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगी आपके लिए।
है।